हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम मैथमेटिक्स पेपर 1 सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग ये जो पेपर है इसको 3 पार्ट में एक्चुअली हम लोग पूरा कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन, फिर दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन और थर्ड पार्ट में भी 10 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इस तरीके से ये पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखिए, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पासा सही होगा? तो इन्होंने एक कंडीशन दे दी। बेसिकली जो पासा होता है, अगर वो मानक पासा है, मानक पासा, ठीक है, मानक, ठीक है, मानक पासा है, तो जो विपरीत फलक होगी, विपरीत फलक का जो योग होगा वो कितना होता है? विपरीत फलक का योग जो है 7 होता है। ठीक है, ये हरदम ट्रू रहता है जो स्टैंडर्ड जो है पासा होगा। आप ध्यान दीजिए, ये फिगर गिवन है। देखिए, एक को छोड़ के आप देखिए, एक को छोड़ के अगर दूसरा नंबर देखेंगे, एक के बीच में गैप होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के विपरीत हरदम पासा आता है। पासा इस तरीके से सेट ही होता है कि एक को छोड़ के टच नहीं करना चाहिए एक नंबर दूसरे में, तो वो एक दूसरे के विपरीत आएगा। तो किसी भी को काउंट कर लीजिए। जैसे देखो, पहले फिगर में, फिगर ए में 2, फिर 3 को नहीं कर सकते, आप 1 को कर सकते हो। तो 2 और 1 कितना हो गया? ये 3 हुआ, जो कि रॉन्ग है। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मतलब ये तो नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। सेम इसी तरीके से इसमें देखिए, सी में चेक कर लेते हैं। सी में देखिए, एक 3 है और एक 4 है, तो 3 और 4 तो 7 हो गया, ये तो सही है। बट इस वाले नंबर को अगर देखो, 6 और इधर 5, एक का गैप के बाद लिया हूं, तो 6 और 5 11 हो गया, ये रॉन्ग हो गया ये भी। ठीक है, सेम इसी तरीके से डी को देखिए। डी में देखिए 1 और 2, ये 3 ही हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था? 7 होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखिए, बी वाले में, बी में देखिए 3 और 4 मिलकर कितना हो गए? 7, ये सही। फिर इसको देखिए 2 और 5, ये मिलके 7, ये सही। फिर इसको और इसको 1 और 6 मिलके फिर 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही आपका हुआ वो कौन सा सही है? वो ऑप्शन बी सही है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मानक पासा पर बेस्ड है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो, इस क्वेश्चन में तो गिवन है कि अपोजिट फलकों का जो विपरीत फलक है उनकी संख्याओं का योग कितना होता है? 7 होता है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि जिसमें ये चीज ना गिवन हो, तब भी आप इस चीज को कंसिडर करके चलेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल हल करना में शामिल है। क्या शामिल है? अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्रियाकलाप आधारित उपागम जो है, जो क्रियाकलाप है, जो गणित में देखो, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम है। उसमें एक, जैसे कोई सवाल को हल करते हो तो एक बकायदे एक प्रोसीजर होता है, कुछ फार्मूला यूज करते हो, कुछ कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो, उसके बाद उस तरीके से उसको एक एक स्टेप करके आप सॉल्व करते चले जाते हो। तो ये क्रियाकलाप आधारित जो है एक तरीके के उपागम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य को क्रम में लगाएं। कौन कौन सा कार्य है? पहला है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। फिर थर्ड क्या है? सी, 2D आकारों को छांटना। अब फोर्थ क्या है? विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। इसमें देखिए एक सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले बेसिक क्या हो सकता है? इसमें पहला जो हो सकता है वो हो सकता है कि सबसे पहले इस तरीके के आकार हों, उन आकारों को सिंपल हमें सिर्फ छांटना हो। ठीक है, तो जो सी होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, सी क्या होगा सबसे पहले? तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि अगर मैं ऑप्शन देखूं तो हमारा ए और सी में कोई सही होगा। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है? आकारों को छांटना। फिर क्या हो सकता है कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो बेस्ट जो सेकंड जो होगा वो कौन सा है? ये वाला है। ठीक, अब थर्ड देखिए, अब मिलान करने के बाद क्या हुआ? 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों के विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करना। ये जो है आपका थर्ड हो गया। और इस तरीके से बी जो है आपका क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ? 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, मतलब ये सबसे लास्ट में है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ समराइज करके उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए क्रम होगा। सर्वप्रथम 2D आकृति को छांटना होगा, तत्पश्चात उसके आकारों और भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता का मिलान करना होगा। उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करना होगा। और फिर 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए गणित में, इसमें देखिए गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? देखो ये क्या है कि बच्चे, जैसे कि कोई स्टूडेंट है आपका, कोई बालक है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो चीज उसको नहीं आ रही है, उस चीज को समझना कि ये चीज इस बच्चे को नहीं आ रही है और उस चीज को सॉल्व करना। उस चीज की वो जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, यही जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो इसमें क्या है? जो ऑप्शन बी है, बी क्या है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। जो बच्चों में समझ है उसमें क्या कमियां हैं, उस चीज को जानना निदानात्मक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य होता है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस प्रकार के प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, जब राजन के सामने
शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा। ठीक है, तो मैं गुणा करूं या भाग। दूसरा क्या पूछता है कि मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। बिल्कुल नहीं। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन है डी। क्योंकि वो क्या करता है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा है बच्चा कि वो जोड़े या घटाए, फिर दूसरा गुणा करे या भाग कराए। तो इन सब चीजों को वो समझ ही नहीं पा रहा है, और समझ नहीं पा रहा तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो गुणा कर नहीं सकता है। ये चीज ध्यान में रखना, वो वाला ऑप्शन सही नहीं है। जैसे कि हमें लग रहा है कि वो जोड़ और गुणा नहीं कर पाएगा, ये चीज नहीं होगी, निगेटिव चीजें नहीं हो सकती। तो इसमें जो है बेस्ट ऑप्शन है, राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो इसमें देख लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन क्या है। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर विद्यार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है या घटाना, गुणा भाग, अर्थात विद्यार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर समचतुर्भुज के विकर्ण गिवन हो तो जो उनकी भुजा होगी, भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक, d1 d2 क्या है? विकर्ण है समचतुर्भुज के। तो समचतुर्भुज के अगर विकर्ण गिवन है तो उसकी भुजा क्या होगी, डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग इस फार्मूले के आधार पर। तो एक जो है 8 सेंटीमीटर है, 1/2 अंडर रूट क्या है, पहले 8 सेंटीमीटर तो 8 × कितना हो गया, 64 हो गया, प्लस 6 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर है तो 6 छंग कितना हो गया, 36 हो गया। 64 और 36 मिलकर कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 का रूट जो होगा 10 होगा, तो 10/2 मीनिंग देयर बाई 5 सेंटीमीटर जो है उसकी भुजा है जो समचतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो कितनी भुजाएं होंगी, समचतुर्भुज है तो उसकी 4 भुजाएं होंगी, तो 4 × 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है वो आंसर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको इसका एक फार्मूला याद रखना है। समचतुर्भुज के अगर विकर्ण गिवन है तो उसकी जो भुजा होगी 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। समचतुर्भुज के विकर्ण गिवन है तो उसकी जो भुजा होगी क्या होगी, 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बस ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा बहुत सारी जगह। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए
क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। किस चीज से शुरुआत कर सकता है, ये चीज हमको देखना है। किस चीज से परिचित कराना है? क्षेत्रफल की अवधारणा को, ठीक है, एरिया को वो कराना चाहता है, बच्चों को सिखाना चाहता है एक तरीके से। तो देखिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हम लोग देखते हैं। पहला है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। नहीं, देखो सूत्र की बात नहीं होगी कहीं भी, ये बच्चे छोटे हैं तो यहां सूत्र की बात तो हम बिल्कुल करेंगे ही नहीं, सूत्र की बात नहीं होगी। एक बेसिक फंडामेंटल से लेके हम लोग चलेंगे। तो पहला तो रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखिए, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृत के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो ये जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, वो सारी चीजें हैं जो एक क्षेत्रफल को थोड़ा थोड़ा समझा जा सकता है। जैसे हथेली है तो इसकी कुछ क्षेत्रफल है, पत्ते हैं तो उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, पेंसिल है तो उसका कुछ क्षेत्रफल है, ठीक है, नोटबुक है तो उसका कुछ क्षेत्रफल है। तो इससे बच्चे ये जो है आकृति, ये जो है इन आकृतियों का क्षेत्रफल समझने में उनको काफी आसानी होगी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तीसरा देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और उसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र का प्रयोग करना। मैंने बताया सूत्र का यूज नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हैं, अभी इस तरीके की बातें नहीं होंगी कि उनको सूत्र याद कराएं और उस तरीके से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी रॉन्ग है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। देखो, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो वस्तु दैनिक जीवन में सामान्यतः देखी जाती हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज मैं कह रहा था कि बच्चों को उन चीजों से शुरुआत करना चाहिए, किसी चीज को उनको समझाने के लिए जो चीजें वो अपने जीवन में, अपने आसपास, अपने घर परिवार में वो चीजें देख रहे हैं जनरली, तो उसी चीज से शुरू करना चाहिए ताकि वो उस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट आप बताना चाहते हैं, उसे आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर बी करेक्ट है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, जो उपरयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो पहले देख लीजिए, एनसीएफ 2005 का मानना है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है, ठीक है। वो कथन आपको चुनना है जो इस चीज का पालन नहीं करता। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। मैंने अभी इसके पहले भी बताया कि ये जो है सूत्र की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ये सूत्र की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो यही रॉन्ग हो गया है, तो हमें और चेक करने की भी जरूरत नहीं, बट हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, ठीक है। फिर कक्षा के चुने हुए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि, ये सारे ठीक है। बट जो है पहला जो सूत्र, निर्धारित सूत्र को बताना, वो रॉन्ग है। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, क्योंकि वो हमें बताना था जो इस चीज का पालन नहीं करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ तो बच्चों चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आपका
छायांकित भाग पर आधारित है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाके सीटेट में आने वाले क्वेश्चन की एक लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसमें देख सकते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट है छायांकित भाग का। ठीक है, काफी अच्छे से समझा रखा है हमने, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हम चलिए फिलहाल यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, एक शिक्षक कक्षा में छायांकित भाग पर, ये छायांकित भाग पर 1/8 निरूपित करता है, करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में कौन सा निरूपण गलत है, ये चीज हमको देखना है। इसमें देखिए, इसमें जो है 8 पार्ट इक्वली डिवाइड है और 1 पार्ट जो है इसमें छायांकित है, तो ये 1/8 हो गया। तो ये तो सही है। कौन सा गलत है ये हमें ढूंढना है, ये चीज ध्यान रखिए। बी में देखिए, बी में अगर देखिए तो ये जो है ये उतना ही पार्ट है जितना ये वाला पार्ट है। क्या इसको भी हम लोग ऐसे नहीं बना सकते हैं जैसे ये वाला पार्ट बना है? तो इसमें भी 4 बनेगा, 4 यहां और 4 यहां, 8 हो गए सेम तरीके के पार्ट। तो यहां भी अगर देखें तो एक ही पार्ट छायांकित है, तो 1/, टोटल 8 थे, 8 हो गया 1/8। अब डी में देखिए, डी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी 8 हो गए, एक पार्ट छायांकित है और 8। तो इसका मतलब ये तीनों सही हैं। अब गलत तो ये हुआ गलत, जो आपका आंसर फिलहाल इसमें आया वो ऑप्शन सी है, सी गलत है, सी का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। ठीक है, तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे गलत है, बट ये समझ लीजिए 3 सही, ये वाला गलत है। और इसमें देख भी सकते हैं वैसे, अगर आप काउंट करना चाहें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो सिर्फ 7 तक ही डिवाइड है, तो 1/8 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 8 पार्ट में अगर डिवाइड होता तब ये जाके कहीं जो है 1/8 सोच सकते थे आप, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला रॉन्ग है, इसमें रिप्रेजेंटेशन जो है 9th वाला रॉन्ग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 4 0 7 9 2 8 को पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा ये सिंपली बताना है। तो आप सभी जानते होंगे, बहुत इजी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, तो कितना हुआ? 4 लाख। फिर देखो 4 लाख और कितना? 7,000। 4 लाख हो गया, ठीक है, फिर 7,000, फिर 928, 928। ठीक है, तो ये कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, आपको आता भी होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा शुरू करेंगे, इकाई से लेके चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे और उसको उसी तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया इस पेपर का पार्ट 1, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन पूरे डिस्कस किए हैं। आगे के जो पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा, उसमें भी हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है किसी भी तरीके से, तो आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।